यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 की अच्छी तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का सेट 5 जीके लेकर के आए हैं। इसके पहले के यदि सभी सेट सॉल्यूशन सहित देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए अपलोडेड है, देख सकते हैं। तो आज का सेट है 5 जीके। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह संरक्षित होते हैं? तो देखिए, पेक्टिन, स्पोरोपोलेनिन, सेलुलोज, लिग्निन। तो इसमें आंसर सही होगा दूसरा, स्पोरोपोलेनिन के कारण। आपको बता दें कि जो पराग कण होते हैं या जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पराग कण के जो बाह्य चोल में एक पॉलीसैकेराइड पाया जाता है। पॉलीसैकेराइड पाया जाता है जिसे स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है। जो पराग कण, जैसे ये आंतरिक चोल हो गया, ये बाह्य चोल हो गया, ये आंतरिक है, ये बाह्य है। तो पराग कण के बाह्य चोल में एक पॉलीसैकेराइड पाया जाता है जिसे स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है। और आपको बता दें, ये भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से और जैविक रूप से, कहने का मतलब यह है भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से अपघटन के लिए प्रतिरोधी होता है, या अपघटन के प्रतिरोधी होता है, अपघटित नहीं होता है कह लीजिए। इसीलिए जीवाश्म के रूप में परागकण बहुत दिनों तक संरक्षित रहते हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ? तो इसका आंसर होगा पहला, लैमार्क। यानी लैमार्क ने ही कहा था कि जो जीव अंग का प्रयोग अधिक करते हैं वो अंग अधिक विकसित, और जिसका प्रयोग कम करते हैं वो अंग कम विकसित रह जाते हैं। फिर अगला है, निम्न में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है? देखिए, गैर संक्रामक कहा गया है। संक्रामक फिर किसे कहेंगे? संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। और गैर संक्रामक ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ना फैलें, तो इसमें से कैंसर गैर संक्रामक रोग होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आंसर सही होगा पहला, सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए निश्चित उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। देखिए, जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न होता है ये 2 नंबर वाला होता है। इसमें 5 प्रश्न होते हैं, 1 2 3 4 5। पहला है, कार्पस ल्यूटियम से किस हार्मोन का स्राव होता है? देखिए, जो कार्पस ल्यूटियम है इससे प्रोजेस्टेरॉन, यहां पर जे होगा, यानी इस तरह से लिखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है। फिर अगला है, स्टेम कोशिकाएं क्या हैं? देखिए, जो स्टेम कोशिकाएं हैं ये शरीर की बहुसक्त कोशिकाएं होती हैं। बहुसक्त कोशिकाएं हैं, कहने का मतलब यह है कि बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, और जो हमारे शरीर की लंबी बड़ी हड्डियां होती हैं उसके बीच में पाई जाती हैं। और स्टेम कोशिकाओं से ही सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, चाहे वो नर्व सेल हो, इनका भी निर्माण होता है, चाहे वो लीवर सेल हो, इनका भी निर्माण होता है, चाहे वो ब्लड सेल्स हों, ब्लड सेल्स का भी निर्माण स्टेम कोशिकाओं से ही होता है। ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स, तो इन सब का निर्माण स्टेम कोशिकाओं से ही होता है। फिर अगला है, एक उदाहरण दीजिए जहां 2 से अधिक एलील एक ही गुण को नियंत्रित करते हैं। तो जो मनुष्य का रक्त समूह होता है, मानव रक्त समूह जो है, रक्त समूह वो उदाहरण है इसका, यानी कि ABO ब्लड ग्रुप जो होता है। फिर अगला है, किसने वंशानुक्रम के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा वाल्टर सटन और थियोडर बॉवेरी ने
वंशागति का क्रोमोसोमीय सिद्धांत या गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। फिर अगला है मृत एवं क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला का नाम लिखिए। तो इसका नाम डिटरिटस खाद्य श्रृंखला हो जाएगा। फिर देखिए अति लघुत्तरी प्रश्नों पर आते हैं। देखिए जो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है ये अति लघुत्तरी होता है, इसमें भी 5 प्रश्न होते हैं। पहला है मेंडलीय विकारों से आप क्या समझते हैं? अलिंग सूत्र संलग्न मेंडलीय विकार का एक उदाहरण दीजिए। मेंडलीय विकार किसे कहा जाता है या मेंडलियन विकार किसे कहते हैं? तो देखिए इसकी परिभाषा यहां पर बता देते हैं। ये एकल जीन रूपांतरण या तो एक जीन में रूपांतरण से उत्पन्न होते हैं, एकल जीन रूपांतरण, या फिर उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन द्वारा उत्पन्न होते हैं। जो मेंडेलियन विकार हैं ये एकल जीन रूपांतरण या फिर उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और आपको बता दें ये दैहिक या लिंग संलग्नी हो सकते हैं, लिंग संलग्न हो सकते हैं, दैहिक भी हो सकते हैं, लिंग संलग्न भी हो सकते हैं। देखिए दैहिक क्या है? मानव में जो 44 गुणसूत्र होते हैं ये दैहिक और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो अगर इन गुणसूत्रों में कोई विकार होता है तो उसे दैहिक विकार कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र में होता है तो उसे लिंग गुणसूत्री विकार कहा जाता है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा। फिर अलिंग संलग्न मेंडेलियन विकार का एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें आप दात्र कोशिका अरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया बता सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया बता सकते हैं, या फिर आप चाहे तो डाउन सिंड्रोम भी बता सकते हैं। फिर अगला है अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली क्या है? देखिए जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी यानी जो हनी बी है, इसमें जो लिंग निर्धारण होता है उसी लिंग निर्धारण को अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण कहा जाता है। कैसे? देखिए इसको समझा देते हैं। तो देखिए इसको अलग समझा देते हैं। जो नर मक्खी होती है उसे ड्रोन कहा जाता है और ड्रोन के पास में अगुणित गुणसूत्र होते हैं। जो मादा मक्खी होती है उसे रानी कहा जाता है और इसके पास द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। अब इसके युग्मक को यहां अगर निकाले तो ये शुक्राणु इधर निकल आएगा और जो मादा रानी मक्खी होती है ये 2 तरीके के युग्मक देती है, 2 तरीके के अंडे देती है, जिसमें से एक निषेचित होता है, फर्टिलाइज होता है, और दूसरा अनिषेचित होता है, अनफर्टिलाइज्ड होता है। तो अब यहाँ पर इसका अंडाणु का शुक्राणु से निषेचन हो जाएगा और फिर यहाँ पर 2 तरीके की मक्खियां बनेंगी। इससे कौन कौन से तरीके की बनेगी? एक तो रानी मक्खी होगी और दूसरा श्रमिक होगी। और जो रानी मक्खी है कैसे बनी? क्योंकि इसको शाही जेली दी गई इसलिए रानी मक्खी बनी, और दूसरा श्रमिक, इसको शाही जेली नहीं दी गई, बाकी पराग वगैरह इसने अन्य खाए तो श्रमिक मक्खी बन गई। और इधर ये जो अनिषेचित अंडा था ये अनिषेक जनन के द्वारा सीधे डायरेक्ट ही यहाँ पर ड्रोन या फिर नर का निर्माण कर देता है। यानी मादा रानी मक्खी में इतनी क्षमता होती है कि अनिषेचित अंडे से सीधे डायरेक्ट ही नर या ड्रोन का निर्माण कर देती। इस तरह से तीनों मक्खियों का निर्माण हो जाता है, इसीलिए इसको अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण कहा जाता है। तो ये हो जाएगा। फिर अगला है जैव सूचना विज्ञान पर टिप्पणी लिखिए। जैव सूचना विज्ञान किसे कहा जाता है? तो देखिए जैव सूचना विज्ञान की छोटी सी परिभाषा यहां पर हम आपको बता देते हैं। बड़ी मात्रा में जैविक जानकारी को इकट्ठा करने या फिर पुनः प्राप्त करने या फिर उसका विश्लेषण करने की विज्ञान को
जैव सूचना विज्ञान कहते हैं। तो जैव सूचना विज्ञान पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर अगला है कृत्रिम पारितंत्र के 2 उदाहरण लिखिए। तो देखिए, जैसे आपके खेतों में फसल होती है, तो जो फसली खेत हैं वो कृत्रिम पारितंत्र है एक तरीके के, जो फसली खेत होते हैं। चाहे आप इसको ये भी कह सकते हो कि फसल क्षेत्र ये कृत्रिम पारितंत्र का एक उदाहरण हो जाएगा। ऐसे ही चिड़ियाघर बता दीजिए, चिड़ियाघर जो होते हैं ये भी कृत्रिम पारितंत्र ही होते हैं, या फिर उद्यान आप बता सकते हैं, उद्यान। फिर अगला है प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। चलिए इसको समझा देते हैं। उत्पादकों द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों के रूप में संग्रहित करने की दर प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है, जबकि द्वितीयक उत्पादकता में उत्पादकों की संग्रहित ऊर्जा का उपयोग उपभोक्ता करते हैं। उत्पादकों अर्थात जो पौधों ने ऊर्जा को संग्रहित किया था, इकट्ठा किया था, उसका उपभोग या उपयोग उपभोक्ता करते हैं, और उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा का कुछ भाग अपचय द्वारा खर्च हो जाता है। ऊर्जा का कुछ भाग क्या होता है? खर्च हो जाता है, व्यय हो जाता है, और शेष संग्रहित ऊर्जा द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला है, अपरा क्या है? अपरा के विभिन्न कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, जैसे ये माता का गर्भाशय है मान लेते हैं, तो यहाँ पर शिशु है, यहाँ पर भ्रूण है, और ये जो भ्रूण है इसका संबंध माता के गर्भाशय की जो विलाई होते हैं, इनके विलाई से भ्रूण के विलाई आपस में मिल जाते हैं, तो इसी संबंध को, इसी जोड़ को अपरा कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अपरा किसे कहेंगे? तो लिखेंगे गर्भाशय तथा, देखिए ये है गर्भाशय, गर्भाशय तथा भ्रूण, ये है भ्रूण, ये है गर्भाशय। तो गर्भाशय तथा भ्रूण के विलाई या अंकुर, अंकुर कहो चाहे विलाई कहो, आपस में जुड़कर गर्भाशय की दीवार से भ्रूण को जोड़ देते हैं। देखिए ये गर्भाशय है, तो गर्भाशय के इस तरह से विलाई होते हैं, अंकुर होते हैं, और यहाँ जो भ्रूण था इसके विलाई इसी में धंस जाते हैं इस तरह से। तो इसी जोड़ को अपरा या प्लेसेंटा या आंवल कहा जाता है। और ये कार्य क्या क्या करता है ये भी पूछा गया था। तो देखिए कार्य में क्या करेगा, एक तो जो भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करेगा, पोषण देगा, दूसरे श्वसन देगा, यानी ऑक्सीजन इसी के माध्यम से आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इसी के माध्यम से बाहर निकलेगी, श्वसन क्रिया होगी, और उत्सर्जन भी इसी के माध्यम से होगा माँ के ब्लड में। प्रतिरक्षा भी इसी के माध्यम से प्राप्त होगी, जैसे कोई टीका लगाया जाता है माँ को तो बच्चे तक इसी के माध्यम से पहुंचेगा, और विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं वो भी बच्चों तक इसी के माध्यम से पहुंचते हैं। तो ये अपरा के कार्य हो जाएंगे। इस पर हमारे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझिए, बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। फिर अगला है, उपयुक्त चित्र की सहायता से जीवन की उत्पत्ति के संबंध में एस.एल. मिलर के पारंपरिक प्रयोग को समझाइए। देखिए मिलर का प्रयोग बहुत ही आसान विधि से मैंने समझाया हुआ है, चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर आप अपने YouTube सर्च बॉक्स में जाइएगा और लिखिएगा मिलर का प्रयोग, मिलर का प्रयोग, और उसके आगे लिखिए बायोलॉजी साइंस एसके, सर्च कीजिए, हमारा वीडियो आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। फिर अगला है 4 का गा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्रामक रोग, देखिए जैसे एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है, इस व्यक्ति को कोई संक्रामक रोग है, इसने छींका या फिर हाथ मिलाया इससे, तो इस तरह से इसको भी संक्रामक रोग हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं उन्हें ही संक्रामक रोग कहा जाता है। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं उन्हें ही संक्रामक रोग कहा जाता है। संक्रामक रोगों के अगर उदाहरण देखे जाएं तो आप उदाहरण बता सकते हैं, जैसे नजला है, नजला संक्रामक रोग होता है, जुकाम है, ये भी संक्रामक रोग है,
फ्लू संक्रामक रोग है, जो मलेरिया है ये भी संक्रामक रोग होता है, जो गोनोरिया है ये भी संक्रामक। कहने का मतलब ये है कि जितने भी सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, रोग जनकों के द्वारा होते हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कवक हो, इनके द्वारा रोग होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? संक्रामक रोग कहा जाता है, इन्फेक्शियस डिसीजेस कहा जाता है। फिर है अगला अमीबता या अमीबिएसिस। देखिए ये संघ प्रोटोजोआ का एक जंतु होता है, संघ प्रोटोजोआ का एक जंतु है एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। इसी की वजह से अमीबता या अमीबिएसिस या कह लीजिए कि पेचिस नामक रोग हो जाता है। अमीबता या अमीबिएसिस को पेचिस रोग भी कहा जाता है। तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से हो जाता है। और मक्खी इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाती हैं। जो मक्खियां होती हैं ये क्या होती हैं? वाहक होती हैं। और जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये क्या है? ये कारक होता है। तो मक्खियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसको फैलाती हैं। और इसमें होता क्या है कि पेट में ऐंठन होती है, पेट में ऐंठन होती है और दस्त लगते हैं, और दस्त के साथ में कभी कभी आंव और ब्लड भी आता है। अगला है जैल वैद्युत संचलन तकनीक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए बहुत ही सरल सी परिभाषा बता देते हैं। जैल वैद्युत संचलन यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हिंदी में पूछा है इसने। देखिए परिभाषा, किसी तरल माध्यम में चार्ज कणों की गति को वैद्युत कण संचलन कहते हैं, संचलन कहते हैं। वैद्युत कण संचलन तकनीक का संक्षेप में वर्णन पूछा है, परिभाषा ही केवल नहीं पूछा, और भी बताना पड़ेगा। तो किसी तरल माध्यम में चार्ज कणों की गति को वैद्युत कण संचलन कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि वैद्युत कण संचलन या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो डीएनए होता है, डीएनए के जो खंड होते हैं, इन खंडों की या एक खंड अपनी लंबाई के अनुसार, अपनी लंबाई के अनुरूप अलग अलग बैंड्स पर एकत्रित हो जाते हैं, जेल पर एकत्रित हो जाते हैं। जैसे ये एक मशीन है और यहाँ पर वेल बनी हुई थी, तो जब इसमें भरा गया और यहाँ से ऑन किया गया विद्युत को, तो ये बड़े खंड पहले ही रह जाते हैं, छोटे खंड बाद में, बड़े खंड पहले ही रह जाते हैं, छोटे खंड बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि अपने साइज के अनुसार, अपनी लंबाई के अनुसार, लंबाई के अनुरूप अलग अलग बैंड्स पर जेल पर एकत्रित हो जाते हैं। इसे ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। तो इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए, बहुत ही आसान तरीके से समझाया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 5 नंबर का पहला है, उपयुक्त चित्र की सहायता से परिपक्व पराग कणों की कायिक एवं जनन कोशिकाओं के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चलिए समझा देते हैं। देखिए एक परिपक्व पराग कण यहां पर हम पहले बना लेते हैं इस तरह से। ये इसकी इंटरनल भित्ति है यानी अंतःचोल है, और ये इसका बाह्य चोल हो जाएगा। ये क्या है? बाह्य चोल है, जिसे एक्सटाइन कहा जाता है, एक्सटाइन। ये अंतःचोल है, अंतःचोल, जिसे इंटाइन कहा जाता है, इंटाइन। और जब ये अंकुरित होता है तो यहाँ पर एक वर्धी केंद्रक होता है, वर्धी केंद्रक, जिसे कायिक कोशिका भी कहा जाता है, कायिक कोशिका भी कहा जाता है। वही कायिक की यहाँ बात की गई है। और एक इसी के पीछे जनन केंद्रक होता है, जनन केंद्रक, जिसे जनन कोशिका भी कहा जाता है। तो अब इनके कार्य पूछे गए हैं कि कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए जो वर्धी केंद्रक है या कायिक कोशिका होती है, वेजिटेटिव सेल होती है, इसका कार्य होता है पराग नलिका को आगे बढ़ाना। ये जो लंबी सी निकली हुई, इसे क्या कहते हैं? पराग नलिका कहा जाता है या पॉलन ट्यूब कहा जाता है। तो
वर्धी केंद्रक या कायिक कोशिका का कार्य होता है पराग नलिका को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते जाना। और ये जो जनन केंद्रक होते हैं या जनन कोशिका होती है, ये बाद में दो नर युग्मकों में बढ़ जाती है, दो नर युग्मक बन जाते हैं और यही जा करके एक अंड कोशिका से और दूसरा द्विगुणित या द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित होते हैं, तब जाकर के फल और बीज का निर्माण होता है। तो इस तरह से बताना होगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुकूली विकिरण क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आइए इसको बता देते हैं। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण या एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। उदाहरण पूछा गया था तो जैसे ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल या शिशुधानी प्राणी विकिरण जो होता है। तो अनुकूली विकिरण पर बहुत ही आसान तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल वीडियो अपलोडेड है, सर्च कीजिए अनुकूली विकिरण, आगे लिखिए बायोलॉजी साइंसेस के और देखिए वीडियो, बहुत ही आसान तरीके से समझाया, समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है लसीकाणु क्या है, हमारे रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार के लसीकाणुओं के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में तीन प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी है ये रोगाणुओं या जीवाणु से हमारी रक्षा करती हैं। तो ये जो लसीकाणु है ये डब्ल्यूबीसी का ही भाग है, लसीकाणु डब्ल्यूबीसी का ही भाग होता है। यह एक प्रकार है जो क्या करता है कि रोगाणुओं से रक्षा करता है, रोगाणुओं से हमें बचाता है या रोगाणुओं से रक्षा करता है। और आपको बता दें जो लसीकाणु है ये शरीर के इम्यून सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इम्यून सिस्टम जो होता है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो टी लसीकाणु और दूसरा बी लसीकाणु। ये दो प्रकार की होती है, टी लसीकाणु और बी लसीकाणु। तो कहने का मतलब यह है कि जो लसीकाणु है ये एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका होती है जो शरीर को रोगाणुओं से बचाती है, या कह लीजिए लसीकाणु शरीर के इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। दो प्रकार की होती है, टी लसीकाणु और बी लसीकाणु। इनमें से जो बी लसीकाणु है ये शरीर में प्रवेश करने वाले जो वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है, उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करती है। जबकि जो टी लसीकाणु है ये टी लसीकाणु सेल इंटरमीडिएट इम्यूनिटी में भाग लेती है। तो इस तरह से लिखना होगा। फिर अगला है पुनर्योगज डीएनए निर्माण के विभिन्न चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर कोई एक जीवधारी लिया और यहाँ पर कोई एक वांछित जीव लिया, तो इसके डीएनए को यहाँ पर निकाल लिया और इसके इस वांछित जीन को यहाँ निकाल लिया और इसके बाद इनमें जो वांछित जीन आप लेना चाहते हैं उसको कट कर लिया और इसको अलग कट पहले से ही कर लिया था और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो ये जो डीएनए बना इसे ही पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। यानी कि इन्हीं दो जीवों के डीएनए या जीन्स को जोड़कर बनाया गया नया डीएनए ही पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। तो इसको बनाने की विधि बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। स्वप्रतिरक्षा रोग। देखिए स्वप्रतिरक्षा रोग क्या होते हैं आपको बता देते हैं। देखिए स्वप्रतिरक्षा जो रोग है, स्वप्रतिरक्षा जो रोग होते हैं ये वास्तव में कैसे रोग होते हैं, तो जब शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं पर प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा गलती से हमला कर दिया जाता है तो उसे ही स्वप्रतिरक्षा कहा जाता है, स्वप्रतिरक्षा रोग कहते हैं। जब शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं पर प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा गलती से हमला कर दिया जाता है तो उसे ही स्वप्रतिरक्षा रोग कहा जाता है।
और इसमें कौन कौन से रोग, उदाहरण भी आप बता सकते हैं, जैसे आंत्र के रोग जो होते हैं, आंत्र के रोग में जैसे कोलाइटिस है, कोलाइटिस रोग जो होता है, और ऐसे ही जो रोमेटिड गठिया होती है, ये भी स्वप्रतिरक्षा रोग के कारण ही होता है। तो इस तरह से लिखना होगा। फिर अगला है ओपियाइड्स क्या है, तो देखिए इसको भी समझा देते हैं। जो ओपियाइड्स है ये क्या होते हैं, देखिए ओपियाइड्स स्मैक अथवा हेरोइन है, स्मैक अथवा हेरोइन है। इसे वास्तव में क्या कहा जाता है, तो मार्फिन कहा जाता है। मार्फिन एक तरीके की होती है जिसमें स्मैक या हेरोइन आती है। और ये होती कैसी है, तो सफेद गंधहीन सफेद गंधहीन रवेदार होती है, सफेद गंधहीन रवेदार होती है। और ये पॉपी से प्राप्त होती है। पॉपी कहो या पोस्ता आप कह सकते हैं। पोस्ता का जो लैटेक्स होता है, जो दूध होता है कह लीजिए, उसी दूध से मार्फिन प्राप्त होती है या हेरोइन प्राप्त होती है। और वे लोग जो नशेड़ी होते हैं इसको नाक के द्वारा जोर से सांस लेकर या इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं। एक तरीके का अवसाद होता है, अवसाद नशा युक्त पदार्थ होता है। तो ये हो जाएगा। फिर अगला है प्रतिरक्षी अणु की संरचना और कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आइए इसकी संरचना को दिखाते हैं। देखिए यह एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना का चित्र है। आप लोग इसका शॉट ले लीजिए और इसी तरीके से प्रतिरक्षी अणु की संरचना का चित्र बनाना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है पोषी स्तर क्या है। पारतंत्र में विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों पर टिप्पणी लिखिए। चलिए इसको समझा देते हैं। देखिए पोषी स्तर को समझने के लिए यहां पर हम एक पिरामिड बना लेते हैं इस तरह से। और इस पिरामिड में देखिए सबसे नीचे कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं, उत्पादक। और जो उत्पादक हैं ये स्वपोषी होते हैं। इन्हें प्रथम पोषी स्तर कहा जाता है, प्रथम पोषी स्तर। और उत्पादक के बाद शाकाहारी जीव आते हैं। जो शाकाहारी जीव हैं इन्हें द्वितीय पोषी स्तर कहा जाता है, द्वितीय पोषी स्तर कहा जाता है। और शाकाहारी के बाद निम्न मांसाहारी, निम्न कोटि के मांसाहारी आते हैं, निम्न कोटि के मांसाहारी, जिन्हें तृतीय पोषी स्तर कहा जाता है। और इसके बाद में यहाँ उच्च कोटि के मांसाहारी होते हैं। उच्च कोटि के मांसाहारी को चौथा पोषी स्तर कहा जाता है, चौथा पोषी स्तर। और इसके बाद अपघटनकर्ता आते हैं। अंतिम में अपघटनकर्ता क्या करते हैं, इनमें से कोई भी जीव अगर मर जाता है तो उसका अपघटन करते हैं, अपघटित कर देते हैं। पोषी स्तर क्या है, ये परिभाषा भी पूछी गई थी। तो बहुत ही सरल सी परिभाषा आप बता सकते हैं कि आहार श्रृंखला के उन विभिन्न पदों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, पोषी स्तर कहते हैं। इतना लिखने के बाद परिभाषा ये समझा देना इस चित्र बना करके, बस ये 3 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अपघटन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए इसको भी समझा देते हैं। तो अपघटन क्या होता है, देखिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों, चाहे अपशिष्ट पदार्थों भी आप कर सकते हैं, पदार्थों को तोड़कर सरल पदार्थों में बदलना अपघटन कहलाता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना ही अपघटन कहलाता है। यानी इसी प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। और आपको बता दें जो अपघटन है, अपघटन एक अपचय क्रिया होती है,
या अपचय प्रक्रिया होती है जिसमें सूक्ष्म जीव योगदान देते हैं। जो जीवाणु होते हैं इनके द्वारा ही अपघटन होता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए अगला सीरीज विस्तृत उत्तरी शुरू हो जाती है। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और 5-5 नंबर के होते हैं, कुल 15 नंबर के होते हैं, जिनमें सब में अथवा लगा होता है। अथवा का मतलब ये है कि जैसे आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। इसी तरह से 8 में मानव जीनोम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये नहीं आता है तो आप मानव विकास पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिख सकते हैं। इसी तरह से 9 में यदि पारतंत्र पिरामिड क्या है ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं, ऐसे करना होगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन सब पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ लीजिए। वैसे मानव जीनोम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, त्रिसलन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पारतंत्र पिरामिड जो होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से परीक्षा में पूछा जा सकता है फिर से, तो तैयार कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से या फिर हमारे चैनल से जाकर के। आशा है आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।